देश सुनता है। मैं पंजाब का उन्होंने प्रस्ताव पारित किया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। वहां जब देश के माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने पंजाब का दौरा किया तो वहां कृषि मंत्री जी को वहां के श्रमिक मजदूर, मनरेगा के मजदूर मिले और मजदूरों ने शिकायत की कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। ये मनरेगा के मजदूरों ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको शिकायत की, उनको मिले और उन्होंने कहा कि सारा का सारा पैसा ठेकेदार हड़प रहे हैं। ये बात मनरेगा मजदूरों ने एक शिकायत करके केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी से कहा। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पाया, जब उसने देखा कि कई मौकों पर सड़कों और नहरों की सफाई के नाम पर अवैध रूप से धन का गबन किया जा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है सड़कों के नाम पर और नहरों की सफाई के नाम के ऊपर, जब उसके अंदर देखा तो पाया। साथियों, पंजाब में 13,304 ग्राम पंचायतों में से 5,915 ग्राम पंचायतों में किए गए एक सोशल ऑडिट के अनुसार, लगभग एक सोशल ऑडिट हुआ है पंजाब का, उसके अनुसार 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए हैं। 10,663 वित्तीय गबन के मामले सामने आए जब सोशल ऑडिट हुआ है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधानसभा में प्रस्ताव तो पारित कर दिया। भाई, प्रस्ताव पारित कर रहे, पहले अपना भी गिरे बाह में झांकिए ना, भी हमारे यहां क्या हो रहा है, भी नीचे श्रमिकों को मिल रहा है नहीं मिल रहा, उन तक लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा जो सरकार दे रही है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि जब केंद्रीय टीम ने इस ओर ध्यान दिया तब भी कोई वसूली नहीं की गई। इस भ्रष्टाचार के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और मजदूरों को मजदूरी देने के लिए जो आवंटित सार्वजनिक This program is sponsored by मुल्तानी का कफ सिरप, सर्दी और खांसी से तुरंत आराम, और इंदिरा आईवीएफ देता है खुशखबरी का बेस्ट मौका। सीएम योगी का दिल्ली दौरा, पीएम मोदी से मिले सीएम, पीएम पर करीब 1 घंटे हुई मुलाकात। थोड़ी देर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से भी करेंगे मुलाकात। 2020 दिल्ली दंगे केस में सुप्रीम कोर्ट ने उमर शर्जील की याचिका ठुकराई। उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं मिली जमानत, बाकी 5 आरोपियों को मिली जमानत। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रदूषण को लेकर हंगामा, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर, विपक्ष ने किया वॉक। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की लंबी छलांग, आईसीजी को मिला पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत। समुद्र प्रताप, रक्षा मंत्री ने किया राष्ट्र को समर्पित। वेनेजुएला को लेकर यूएनएससी की आपातकालीन बैठक में हमले को लेकर ट्रंप ने वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति को दी धमकी, कहा अमेरिका के साथ नहीं चलने पर मादुरो जैसे होगा हल।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे 3 बड़ी खबरों के बारे में। जहां पहली खबर दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता उमर खालिद और शर्जिल इमाम की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों को फिलहाल बेल देने से इनकार कर दिया है। क्या कुछ कोर्ट ने कहा है, ये आगे आपको बताएंगे। अब बात करेंगे दूसरी खबर पर, जहां हमारी नजर रहेगी, जहां ट्रंप के विस्तारवादी रवैये पर बात करेंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर दुनिया में ताकत का सबूत दिया है, लेकिन इसी के साथ अपनी धमकी भरी नीतियां भी तेज कर दी हैं। तो वहीं ट्रंप लगातार कई देशों को धमका रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं। इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर क्या है ट्रंप नया प्लान। और इसके बाद बात होगी उस कार्रवाई की जिसे झांसी में हड़कंप मच गया है। झांसी में टैक्स चोरी के मामले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है और रोज इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में बड़े गुटखा कारोबारी का नाम सामने आ रहा है। तो इन तीनों ही खबरों पर इस खास बुलेटिन में हमारी नजर। और चलिए अब बात करते हैं खबरों के बारे में विस्तार से। जहां 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान देश की राजधानी को दहलाने की साजिश रचने के मामले में आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जेल से बाहर आने की कोशिशों को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों को ही जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 में से 5 आरोपियों को तो जमानत दे दी है, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम के मामले को अलग बताते हुए उन्हें बेल देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने फैसले में कहा है कि लंबे समय तक जेल में रहना जमानत का आधार नहीं बन सकता। बाकी 5 आरोपी गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी भी की है कि कुछ आरोपियों की केंद्रीय भूमिका होती है, जबकि कुछ की भूमिका केवल सहायक या मददगार की होती है। इन दोनों के बीच फर्क किए बिना फैसला करना अपने आप में मनमाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ आरोप स्थापित होते हैं और यूएपीए के तहत तय वैधानिक सीमा उन पर लागू होती है, इसलिए मौजूदा चरण में उन्हें जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि मामले की सुनवाई लगातार चलनी चाहिए। आपको बता दें कि उमर, शर्जिल और अन्य पर फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है। उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए और आईपीसी के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका शर्जिल और उमर खालिद को लगा है। फरवरी 2020 दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। तो अन्य 5 आरोपियों को जमानत मिली है। तो यूएपीए के तहत दोनों पर केस चलता रहेगा। कोर्ट ने कहा है दोनों का मामला बाकियों से अलग है, मामला देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो शर्जिल इमाम ने सांप्रदायिक पर्चे बांटे थे। उमर खालिद ने हिंसा की प्लानिंग की थी। देशद्रोह और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे। विरोध प्रदर्शनों की योजना का आरोप है दोनों पर ही। और देखिए, इसी के चलते इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और अब इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो देखिए किस तरीके से उमर खालिद, शर्जिल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। फरवरी 2020 दिल्ली दंगों के ये साजिश करता है और मुख्य भूमिका में इन दोनों को ही समझा जा रहा था और इसीलिए इनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों की ही जमानत याचिका को खारिज किया है। इन दोनों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। बता दें कि 2020 में जो अन्य 5 आरोपी हैं उनको जमानत मिल गई है। यूएपीए के तहत दोनों पर केस चलता रहेगा। उमर खालिद पर भी, शर्जिल इमाम पर भी ये केस चलेगा यूएपीए के तहत। तो देखिए, उमर खालिद, शर्जिल को सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका और इसी के साथ अब इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। और जिस तरीके से 2020 में दंगे भड़काए गए, इसका मुख्य आरोपी इन दोनों को समझा जा रहा है। लेकिन कोर्ट ने आज एक और महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा कि जो अन्य आरोपी हैं और जो ये दो मुख्य आरोपी हैं, इन दोनों को ही एक तरीके से देखना और एक तरीके का फैसला इन पर सुनाना ये ठीक नहीं होगा। और ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से 5 जो आरोपी हैं उनको जमानत दी गई है, लेकिन उमर खालिद को और शर्जिल इमाम को
नहीं जमानत दी गई है और इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है, क्योंकि मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जो कि बेहद ही संवेदनशील मामला है। और देखिए, ये विशेष मामला है जिसमें सांप्रदायिक, क्योंकि शर्जिल इमाम ने सांप्रदायिक पर्चे बांटे थे, दंगा भड़काने का उन पर आरोप है। उमर खालिद ने हिंसा की प्लानिंग की थी, ये बात भी निकलकर सामने आई है। और इसी के साथ देशद्रोह और भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। तो देखिए किस तरीके से, क्योंकि उस समय दंगे भड़काए गए और ऐसे में इसके पीछे जो दो बड़े नाम सामने आए वो शर्जिल इमाम और उमर खालिद का ही था। बताया जा रहा है कि कई व्हाट्सएप ग्रुप उस दौरान बनाए गए, विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई कि किस तरीके से दंगे भड़काए जाएं। इसमें 700 के करीब देखिए लोग घायल हुए थे, 53 लोगों की मौत भी हुई थी। तो फरवरी 2020 दिल्ली दंगों के साजिशकर्ता उमर खालिद और शर्जिल इमाम, इन दोनों की ही जमानत याचिका को ठुकरा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कंचन, क्या कुछ जानकारी? देखिए, शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जो जमानत याचिका है उसको खारिज किया गया है। जैसे ये फैसला आया, इसके बाद के क्या हालात, क्या प्रतिक्रियाएं? कंचन की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। कंचन, एक बार जरा अपना ऑडियो म्यूट कराइए। चलिए, शायद कंचन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, दुरुस्त कराते हैं, इसके बाद लौटेंगे कंचन के पास। तो उमर शर्जिल की जो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, और साजिश में देखिए भूमिका इनकी समझी गई है। तो यूएपीए का हवाला दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। तो अब इस पूरे मामले पर, क्योंकि बड़ा फैसला था और इसलिए सबसे पहले पैराग्राफ में जो महत्वपूर्ण बात थी वो सुप्रीम कोर्ट ने बताई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका इकोसिस्टम का हमेशा जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं उनके प्रति कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका इकोसिस्टम का हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होता है। सवाल नंबर 2, जिन लोगों ने भी उमर खालिद और शर्जील इमाम, और वही शर्जील इमाम जो कहता है कि देश के चिकन नेक को काट देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति, उमर खालिद जो कहता है कि कश्मीर को भारत से अलग कर देना चाहिए, ऐसे बयान देने वाले व्यक्ति का समर्थन खुलकर ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने किया। क्या कांग्रेस पार्टी आज माफी मांगी? तीसरा सवाल, हमेशा कांग्रेस का हाथ देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, और केवल कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैन जिसके घर से पेट्रोल बम और क्या क्या नहीं बरामद हुआ, वो ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी का नेता था, केजरीवाल जी का सबसे करीब, और बाकायदा संजय सिंह जी ने प्रेस वार्ता करके कहा था कि ताहिर हुसैन को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान। जो दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत की अर्जी को खारिज किया गया, हम माननीय कोर्ट का स्वागत करते हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने दिल्ली को दंगों की आग में धकेला, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं, हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, देखिए इस पूरे मामले में जहां दोनों ही जो आरोपी समझे जा रहे थे, मुख्य आरोपी, उनकी जमानत याचिका को खारिज किया गया और उसके बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी फैसले का स्वागत कर रही है और कांग्रेस को घेर रही है। ये बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत कोर्ट ने फिर से नहीं दी, हालांकि इसके पहले भी उन्होंने जमानत याचिका दाखिल की थी, तब भी उनको जमानत नहीं मिली थी और फिर से उनकी याचिका को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया और पिछले लगभग 5 साल से वो लगातार जेल के बंद है। उन दोनों के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो यूएपीए के तहत जो है वो मामला दर्ज है, यानी रोकथाम, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम को लेकर के ये मामला उनके ऊपर दर्ज है। और ऐसे में 10 दिसंबर को इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के सुनवाई हुई थी,
दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें भी रखी गई थी, लेकिन उसके बाद इन्हें जमानत नहीं दी गई है। हालांकि जो और आरोपी थे, उन आरोपी को यानी 5 जो आरोपी थे उनको जमानत मिल गई है, और उनको जो जमानत मिली उसके लिए 12 शर्तें जो है वो भी कोर्ट की तरफ से रखी गई थी। 5 को जमानत मिलना और इन दोनों को जमानत ना मिलना ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ये दोनों जो है वो मुख्य आरोपी रहे हैं, और दिल्ली दंगे में 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, और उन जान गंवाने वाले लोगों के लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर उमर खालिद और शर्जील इमाम को ही ठहराया गया है, और यही वजह है कि इनको जमानत नहीं मिली है। लेकिन अब देखना है कि आगे क्या कुछ तस्वीर निकलती है, क्या आगे ये कोर्ट की इस जमानत याचिका की खारिज करने को चुनौती देते हैं या नहीं, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब इसको लेकर राजनीति भी क्योंकि शुरू हो गई है, क्या और बयानबाजी आती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया कंचन आपका। और अब बढ़ेंगे आगे, जहां वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को अपनी बड़ी कामयाबी बताने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा ही बेताब नजर आ रहे हैं। जहां वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप अब कई देशों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। जहां ट्रंप ने मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया को खुली धमकी दी है। जहां वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को ट्रंप ने कहा कि बात नहीं मानी तो अंजाम जो है वो मादुरो से भी बुरा होगा। ट्रंप ने न सिर्फ ग्रीनलैंड पर दावा ठोका, बल्कि कोलंबिया को लेकर भी सख्त लहजे में बात कर संभावित सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कोलंबिया को बीमार कहा है और कहा कि उसे अमेरिकी समर्थन की जरूरत है। तो वहीं क्यूबा पर निशाना साधते हुए अपना हमला किया, वहां सरकार खुद ही गिर जाएगी, उनकी कोई आय नहीं है। ईरान में चल रहे प्रदर्शनों में भी ट्रंप की नजर है। ट्रंप का कहना है कि जल्द से सब खत्म हुआ तो अमेरिका वहां भी कार्रवाई करेगा, यानी सब तरफ ट्रंप दबदबा बनाना चाहते हैं। तो वहीं मादुरो को गिरफ्तार करके ट्रंप ने अमेरिका की सबसे खतरनाक और बदनाम जेल में भेजा है, जहां बड़े बड़े ड्रग्स तस्करों को रखा जाता है। एमडीसी ब्रुकलिन में मादुरो को भेजा गया है। कई बार अमेरिकी जज यहां कैदी को भेजने में इनकार करते हैं। और देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत आपका। और देखिए किस तरीके से, क्योंकि अमेरिका एक दबदबा अपना दिखाना चाहता है, वेनेजुएला को टारगेट किया, और साथ ही साथ अब अंतरिम जो सरकार वहां पर नियुक्त की गई है डेल्सी को वो धमकी दे रहे हैं कि अंजाम मादुरो से भी बुरा होगा। ग्रीनलैंड पर वो अपना दावा कर रहे हैं। आखिर ट्रंप क्या करना चाहते हैं? ट्रंप ये बता रहे हैं सीधे सीधे पूरी दुनिया को कि अब वही होगा जो अमेरिका, जिस पे भी उसकी नजर पड़ जाएगी वो अमेरिका, या फिर जो अमेरिका के हित में नहीं है उसको अमेरिका के हित में कैसे लाया जा सकता है, वो उन्होंने उसे एक एग्जाम्पल दिया है। जहां तक मुझे लगता है कि अब जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं या लोकतांत्रिक सिस्टम है किसी भी देश का, या हम जैसे बात करते हैं, वो अब सिर्फ एक कागजों तक रह जाएगा। दुनिया अब 2 खेमों में बटी हुई दिखाई देगी, और हम यूएन जैसी जो संस्थाएं हैं वो भी सिर्फ कागजों तक रह गई हैं। ये वेनेजुएला से पता चला है। अब सारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की है, कि यदि किसी देश की कोई भी संपदा अच्छी है और उससे फायदा हो सकता है, डॉलर मजबूत हो सकता है, पश्चिमी देशों की कंपनियों को या फिर हम यूं कहें अमेरिकन कंपनीज को फायदा होगा, तो उसको लेकर अमेरिका इस तरह का स्टेप उठाएगा। उसको अपने आप को हमेशा आर्थिक महाशक्ति के रूप में रखना है। ये सारी लड़ाई सिर्फ इसी वजह से है। आप देखें कि जिस तरीके से साइबर सिस्टम वेनेजुएला का खत्म हो गया या हाईजैक हो गया, वो किसने किया? अमेरिका ने किया। और अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी स्टारलिंक, जिसके पास में पूरा एआई है या फिर हम कहें जो साइबर सिस्टम को चलाता है, डिजिटल वगैरह है, वो सारा उसको बंद कर दिया। तो पूरी दुनिया, अब ये दुनिया को नए सिरे से सोचने का वक्त है। आप कोई भी देश यदि वो किसी भी रूप से सक्षम हो, चाहे उसने कितने भी खरीद रखे हों या कितने भी तरह से वो सैन्य शक्ति से संपन्न हो, बस कितनी भी आर्थिक संपदा हो, जैसे वेनेजुएला के तेल के भंडार की हम बात करते हैं, यदि वो सब धरे धरे रह जाएंगे यदि आपके पास में डिजिटल रूप से यानी कि एआई और टेक्नोलॉजी में आप सक्षम नहीं है, और यदि आपके देश में गद्दारों की कमी नहीं है। अब देखिए, एक भी गोली नहीं चली है वहां पर, सब कुछ बिना बड़ी स्मूथली हो गया। तो ये बताता है कि यदि आपके देश में
पॉलिटिकली जो है अराजकता फैली हुई है, या लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, लोग असंतुष्ट हैं, आंदोलन हो रहे हैं, तो ऐसे में कोई दूसरा देश आपके ऊपर कब्जा कर सकता है। और उन्होंने अपनी छवि को बरकरार रखते हुए अंतरिम राष्ट्रपति को भी एक चेतावनी दी है कि ठीक है, आप संयम से रहिए, यानी कि हमारे साथ व्यापार कीजिए, हमारी कंपनियों को फिर से वो मौका दीजिए कि वो तेल की आपूर्ति करेंगी, तेल के को लेकर अपना बिजनेस करेंगी। तो यानी कि अब एक तरीके से अमेरिका हर उस देश के ऊपर अपने आप को बैठाना चाहेगा, या कब्जा करना चाहेगा, या नियंत्रण करना चाहेगा, जिससे कि अमेरिका को आर्थिक रूप से फायदा होगा। बिल्कुल। और अजय शर्मा जी, आपको नेक्स्ट टारगेट ट्रंप का क्या लग रहा है, क्योंकि ईरान को लेकर भी वो प्रदर्शनों पर भी लगातार नजर है, क्या कोई एक्शन लेंगे ट्रंप? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि अभी वेनेजुला से उन्होंने एक संदेश दिया है सभी देशों को, जैसे इसलिए मैंने पूरी बात एक्सप्लेन की आपको। यदि आप ईरान इराक की बात कर रहे हैं तो सद्दाम हुसैन का मामला आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि वो किस तरीके से जो है गलत कर रहे हैं, और वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक ऐसा कुछ है, जबकि वो तेल के व्यवसाय को लेकर एक नई नीति अपनाना चाहते थे, और उसका परिणाम हमारे सामने है। बिल्कुल। और देखिए अजय शर्मा जी, कुल मिलाकर ये समझा जा रहा है कि ट्रंप खुद को सुपर पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और इसीलिए वो दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी। यार रुक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी को कफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड। मुल्तानी को का कफ सिरप। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, झांसी में पिछले कई दिनों से रिश्वतखोरी के खिलाफ एक्शन जारी है। अब इस मामले में बड़े गुटखा कारोबारी का नाम सामने आ रहा है जो अपने काले धन को छिपाने के लिए बाकी बिजनेस की आड़ लेते थे। दरअसल सीबीआई ने केंद्रीय जीएसटी कार्यालय में चल रहे बड़े रिश्वतखोरी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जहां जीएसटी चोरी के मामलों में निजी फर्म को फायदा पहुंचाने के बदले 1.5 करोड़ रुपए की अवैध मांग का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ने एक सेंट्रल जीएसटी के उप आयुक्त, 2 अधीक्षकों और अधिवक्ता के अलावा एक निजी कंपनी के कारोबारी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते हुए अफसरों को रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई से जीएसटी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, उपायुक्त समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 70 लाख लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं अफसर। 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत की मांग की गई थी और अब तक 1.60 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। तो गुटखा कारोबारी से कनेक्शन भी सामने आया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। तो एक बड़ा रैकेट जो कि अब सामने आया है, उजागर हुआ है, और इस पूरे मामले में देखिए 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
तो बड़ा ये पूरा मामला, क्योंकि इसमें गुटखा कारोबारी से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। फर्जीवाड़े का मामला, रिश्वत की मांग की गई है, करीब 1.5 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में मांगे गए हैं और 70 लाख लेते हुए तो रंगे हाथ जो अफसर हैं वो पकड़े गए हैं। और ऐसे में इस पूरे मामले में उपायुक्त समेत 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो सीजीएसटी कार्यालय में रिश्वत का ये खेल चल रहा था और अब ये रैकेट जो है बेनकाब हुआ है। तो झांसी यूपी से ये पूरी खबर है, जहां अफसरों पर कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचार का ये पूरा मामला उजागर हुआ है, जहां सीबीआई की टीम ने एक सेंट्रल जीएसटी के उपायुक्त और 2 अधीक्षकों और अधिवक्ता के अलावा एक निजी कंपनी के कारोबारी को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया है। और आपको बताएं कि सीबीआई ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते हुए अफसरों को रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई से जीएसटी विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब इस पूरे मामले में ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस भ्रष्टाचार की जड़ें जो हैं वो कितनी ज्यादा गहरी हैं। और इसी को लेकर, जहां क्योंकि अफसरों का भी नाम है सामने, अफसरों से पूछताछ भी की जाएगी और साथ ही आने वाले समय में विभाग के अंदर भ्रष्टाचार ना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये देखना होगा। तो बड़ा पूरा मामला, और इस मामले में क्योंकि गुटखा कारोबारी से भी कनेक्शन सामने आया है, तो ऐसे में कारोबारी, बड़े बड़े कारोबारी और अफसर मिलके जो ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं, अब इसका खुलासा हो गया है, पर्दाफाश हुआ है। तो ऐसे में अब इस पर कार्रवाई के माध्यम से क्या संदेश दिया जाता है, ये देखना होगा। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता धीरेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं झांसी से। धीरेन्द्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ये पूरा गड़बड़ झाला जो सामने आया है, इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या पूरा मामला रहा और क्या तथ्य सामने आए हैं? बिल्कुल, झांसी में जिस प्रकार देखा जाए, सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें सीजीएसटी में तैनात उपायुक्त प्रभा भंडारी और 2 अधीक्षक अनिल तिवारी और अजय शर्मा को जो सीबीआई है उसने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि झांसी में निजी कंपनी जय दुर्गा हार्डवेयर के मालिक राजू मंगलरानी को गिरफ्तार किया है, जो एक बड़ा व्यापारी है और कहीं ना कहीं इसके जो तार है वो गुटखा व्यापारियों से भी जुड़ने की बात सामने आ रही है। हालांकि इसमें पूरे मामले पर किसी भी प्रकार की ऑफिशियल जानकारी अब तक किसी ने नहीं दी है, लेकिन जो तार बताए जा रहे हैं, सूत्र बताए जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि गुटखा व्यापारी है, उनसे इसके तार जुड़े हैं। हालांकि 70 लाख रुपए। पुनीत देखिए, हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, की सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति है, क्या इस पर पूरा? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से झांसी में सीजीएसटी के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको और 2 अन्य जो कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया। टोटल 5 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, 70 लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए। अब आप सोचिए कि 1.5 करोड़ रुपए की डिमांड थी, जिसमें सीबीआई को मुखबिर के द्वारा सूचना मिलती है कि बड़ा मामला है, उसे मैनेज किया जा रहा है, जिसमें 1.5 करोड़ की रिश्वत मांगी गई है। पहली किस्त 70 लाख लेने जब जीएसटी के 2 कर्मचारी पहुंचे हैं, तो वहीं पर सीबीआई की जो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है उसने छापेमारी करके उनको अरेस्ट कर लिया। अब आप 1.5 करोड़ रुपए केवल मामले को दबाने के लिए मांगे गए हैं। अब आप इससे समझ सकते हैं कि मामला कितना बड़ा था। दरअसल प्रदेश में जो गुटखा व्यापारी हैं, सरिया व्यापारी हैं, ये सीधे तौर पर बड़ी जीएसटी चोरी कर रहे हैं और सेंट्रल जीएसटी के जो ऑफिसर हैं, कहीं ना कहीं देखिए, अब इस पूरे मामले में ये खंगाला जा रहा है कि आखिर इस पूरे गड़बड़ झाले की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हैं। इब्ने जैदी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इब्ने, कानपुर से क्या कनेक्शन उजागर हो रहा है? देखिए, आपको पहले मैं बताऊं कि अगर कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर जो है वो गुटखे का हब है। अगर कहा जाए तो कोई भी गुटखा छोटे से छोटा ब्रांड क्यों ना हो और बड़े से बड़ा ब्रांड जो भी है वो कानपुर से ही निकलता है और कानपुर से
जो है तमाम अलग अलग प्रकार के जो गुटखे के मालिक हैं, गुटखे की कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, उनके यहाँ CGST हो चाहे इनकम टैक्स हो, इनकी वहां पर जो है अक्सर जो है छापेमारी हुआ करती है। और अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से अभी पुनीत बता रहे थे कि ये लोग जो है सबसे बड़ा CGST हो चाहे IT हो, सबसे बड़ी चोरी ये लोग करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो ये गुटखे को आदमी बहुत हल्के में लेता है, लेकिन ये गुटखा कारोबारी, एक गुटखे का काम करने वाला आदमी, तो ये कब रातों रात ये अरबपति हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। इस पर इतना कुछ है। और इसमें अगर देखिए इब्ने, अब कहीं ना कहीं क्योंकि अब ये पूरा मामला उजागर हुआ है तो क्या कार्रवाई होती है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए HNN न्यूज के साथ।